दोस्तों, एक बार फिर से आपकी अंकिता मैम ऑनलाइन स्टडी अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हैं। दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में 12th क्लास के कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने एरे का इंट्रोडक्शन आपको बताया था और साथ ही साथ सिंगल डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन भी आपको समझा दिया था। अब इस चैप्टर में प्रोसीड करते हुए मैं आपको इस चैप्टर के अगले टॉपिक पर लेकर चलती हूँ, जिसमें मैं आपको मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बताऊंगी, इसका डिक्लेरेशन कैसे होता है और इस एरे का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था सिंगल डायमेंशनल एरे, यानी कि ऐसा एरे जिसमें एरे के नाम के साथ सिर्फ एक ही साइज दी गई हो, वो एरे जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। सपोज दैट यह एक सिंगल डायमेंशनल एरे है जो कि इस डायरेक्शन में आगे की तरफ प्रोसीड हो रहा है, यानी जब भी हम इस एरे का नाम देंगे तो उसके साथ सिर्फ एक ही साइज लिखेंगे जो कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ये डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है और ये डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है। जब बारी आती है मल्टी डायमेंशनल एरे की, तो इस एरे के रेफरेंस पे मैंने यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी है। पहली डेफिनेशन है, एरे इज यूजिंग मोर देन वन सबस्क्रिप्ट for writing list of items is known as multi-dimensional array। यानी जब किसी एरे को डिक्लेयर करने के लिए उसकी साइज में उसके दो सबस्क्रिप्ट लिखने पड़ते हैं तो उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। वैसे तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मोर देन वन, लेकिन आपके सिलेबस में मल्टी डायमेंशनल एरे में आपको टू डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ना है, यानी ऐसा एरे जो दो डायरेक्शन में आगे बढ़ता हो उसे टू डायमेंशनल एरे कहते हैं और यह एरे मल्टी डायमेंशनल एरे की कैटेगरी में आता है। जब बात आती है टू डायमेंशनल एरे की, तो वह एरे दो डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, यानी वो हॉरिजॉन्टल भी आगे की तरफ बढ़ेगा और वह वर्टिकली भी आगे की तरफ बढ़ेगा। इस दो डायरेक्शन में आगे बढ़ने के कारण ही इस एरे को दो सबस्क्रिप्ट के साथ डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसमें पहली सबस्क्रिप्ट इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को दिखाती है और दूसरी सबस्क्रिप्ट इसके वर्टिकल डायरेक्शन को दिखाती है। अब बारी आती है इसके दूसरे डेफिनेशन की। दूसरे डेफिनेशन में लिखा है, द एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर हम एक से ज्यादा एरे को ज्वाइन करके एक बड़े एरे का स्वरूप दे दें तो उसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। इस बात को मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। जैसे मैंने ये कहा कि आपके ये सिंगल डायमेंशनल एरे हैं, पहला एरे, ये दूसरा एरे, ये तीसरा एरे। यानी कि अभी मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में कितने एरे बनाए? 3। अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूं तो हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? कुछ इस तरह से। यानी जब हमने इन सिंगल डायमेंशनल एरे को आपस में मिला दिया तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिसमें पहला कॉलम ये वाला कॉलम है, दूसरा कॉलम ये वाला कॉलम है और तीसरा कॉलम ये वाला कॉलम है। अब आपको ये डेफिनेशन आसानी से समझ में आ गई होगी कि एरे ऑफ एरे, यानी जब हम मोर देन एरे को आपस में कंबाइन करके किसी एक नए फॉर्म के एरे को डिजाइन करते हैं तो उसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। यह दो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, एक तो ये वर्टिकली और दूसरा हॉरिजॉन्टली। इस तरह से मैंने बहुत ही इजी वे में आपको एरे की ये दोनों डेफिनेशन बता दी कि वह एरे जिसको डिक्लेयर करते समय एक से ज्यादा सबस्क्रिप्ट देनी पड़े उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। पहली डेफिनेशन तो आपने ये देखी। दूसरी डेफिनेशन आपने ये देखी कि एरे ऑफ एरे इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी जब हम एक से ज्यादा एरे को कंबाइन करके उसके नए फॉर्म को क्रिएट करते हैं, यानी कि नया एरे बनाते हैं, तो उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है डिक्लेरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में मल्टी डायमेंशनल एरे की कैटेगरी में आपको टू डायमेंशनल एरे पढ़ना है, तो इस तरह से मैं आपको टू डायमेंशनल एरे के डिक्लेरेशन के बारे में बताती हूँ। टू डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन बहुत ही आसान है। जैसे आप सिंगल डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन करते आ रहे हैं, वैसे ही सेम आपको टू डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन करना है। जैसे आप सिंगल डायमेंशनल एरे के डिक्लेरेशन के टाइम सबसे पहले डेटा टाइप लिखते थे, फिर एरे का नाम लिखते थे
थे और फिर उसकी साइज दे देते थे, यानी कि सब स्क्रिप्ट दे देते थे। सेम टू सेम आपको 2 डायमेंशनल एरे में वही काम करना है। सबसे पहले तो डेटा टाइप देना है। सपोज दैट हम एक ऐसा 2 डायमेंशनल एरे बनाना चाह रहे हैं जिसका डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर। जैसा कि इस एरे में दिया गया है, डेटा टाइप इंटीजर, वेरिएबल या एरे का नाम नंबर और इसकी 2 साइज 3 और 4। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि इसमें 3 क्या है और 4 क्या है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन करेंगे तो जो सबसे पहला सबस्क्रिप्ट या साइज आएगा वो रो को इंडिकेट करेगा। इसके बाद दूसरा वाला सबस्क्रिप्ट या दूसरी वाली साइज जो होगी वो कॉलम को इंडिकेट करेगी। तो इस तरह के डिक्लेरेशन से हम एक एरे को यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। यह एक ऐसा एरे है जिसका नाम नंबर है और इसमें रो की संख्या कितनी है, 3 और कॉलम की संख्या कितनी है, 4। यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यह एरे कुछ इस तरह से डिजाइन होगा। यह एक ऐसा एरे का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 रो आएंगी। अब हम कॉलम भी बना लेते हैं और कॉलम की संख्या कितनी है, 4। तो इस तरह से 1 2 3 यानी जो यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन दिया गया है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। डियर स्टूडेंट, आपको कभी भी डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग अगर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, तो आपको सबसे पहली सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग रो को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब छोटी सी बात मैं यहाँ पर और समझा देती हूँ कि यह एक ऐसा एरे है जिसमें 3 रो और 4 कॉलम है, यानी यह स्ट्रक्चर 3 इंटू 4 का है। जब यह स्ट्रक्चर 3 इंटू 4 का है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस स्ट्रक्चर में कितने एलिमेंट आएंगे, यानी 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो इस तरह से मैंने आपको 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन समझाया। सबसे पहले डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, फिर रो नंबर और फिर कॉलम नंबर। और अगर हम इसको फॉलो करके कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारा एरे कुछ इस तरह से बनकर आएगा। यानी डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग हमें एरे का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया। अब बारी आती है कि इस स्ट्रक्चर में एलिमेंट की एंट्री कैसे होगी या इस स्ट्रक्चर में एलिमेंट कैसे इनपुट होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके अगले टॉपिक इनिशियलाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे की। 2 डायमेंशनल एरे का भी इनिशियलाइजेशन सेम उसी तरह से होता है जैसे 1 डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन होता है। यानी 2 डायमेंशनल एरे भी 2 तरह से इनिशियलाइज किया जा सकता है। पहला कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन और दूसरा रन टाइम इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन आपको समझा देती हूँ। कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह के बने एरे स्ट्रक्चर में जब हम डेटा एलिमेंट को इनपुट करते हैं तो यही प्रोसेस कहलाता है इनिशियलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनिशियलाइजेशन 2 तरह का होता है। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं, जब डिक्लेरेशन के टाइम पर ही किसी एरे को हम उसके डेटा एलिमेंट की वैल्यू या डेटा आइटम्स की लिस्ट को प्रोवाइड कर दें तो उसे हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आपको इस लाइन को ध्यान देना होगा। यहाँ पर हमने एरे का डिक्लेरेशन तो कर दिया है पर इसके डेटा एलिमेंट की वैल्यू हाइड नहीं की है, यानी कि यह लाइन अभी तक डिक्लेरेशन है। और जब हम इसी डिक्लेरेशन लाइन में आगे डेटा एलिमेंट की वैल्यू दे देते हैं या एलिमेंट की लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं तो उसे हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन समझने के लिए सबसे पहले आप इसके सिंटैक्स को समझिए। डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज और कॉलम साइज। इसके बाद डेटा एलिमेंट की लिस्ट दे दी जाती है। अब इस एरे को आप देखकर समझ गए होंगे कि इसमें टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 6। जैसे यहाँ पर 3 इंटू 4 करके 12 आया था, वैसे यहाँ पर 2 इंटू 3 करके 6 आएगा। यानी इस डिक्लेरेशन से जो एरे बनेगा उसमें टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, 6। तो चलिए इस एरे के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया जो कि आपने डिक्लेरेशन में भी सीखा था। किसी एरे का कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, इस एरे में कितनी रो है, 2। तो इस लिस्ट में हम पहले रो के सारे एलिमेंट की वैल्यू दे देंगे और फिर उसके बाद दूसरे रो के सारे एलिमेंट की वैल्यू दे देंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। इस बात को यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले वाली रो की वैल्यू हमने करली ब्रेसेस में 208 के फॉर्म में दी है और दूसरे वाली रो की वैल्यू हमने दोबारा करली ब्रेसेस में 673 के फॉर्म में दी है।
पहले रो की वैल्यू 2 0 8, यानी कि 2 0 और 8। इसके बाद दूसरे कर्ली ब्रेस में 6 7 और 3, यानी 6 7 एंड 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का पहला तरीका जिसके थ्रू आपने इस एरे में एलिमेंट को प्रोवाइड किया। तो अब बारी आती है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन के दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका इससे भी ज्यादा आसान है। इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 6। जब टोटल 6 एलिमेंट होंगे तो उन सारे एलिमेंट को रो के अकॉर्डिंग ना देके सीधे एक साथ 12 एलिमेंट की लिस्ट लिख दी जाए तो उसे हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का दूसरा तरीका मानते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि पहले वाले इनिशियलाइजेशन से बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एरे के जो 6 एलिमेंट है उसको हमने एक कर्ली ब्रेस में एक साथ ही इन 6 एलिमेंट की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। तो इन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो सबसे पहली वैल्यू है वह आपके पहले रो में आ जाएगी, यानी यहाँ पर 2। इसके बाद दूसरी वैल्यू 0 यहाँ पर, 8 यहाँ पर। जब आपकी पहली रो फिल होगी तो अब इसके बाद दूसरी वैल्यू दूसरी रो में फिल होगी। दूसरे रो में पहले एलिमेंट के 8 के बाद दूसरे एलिमेंट की वैल्यू क्या है? 6, फिर 7 देन 3, यानी 6 7 3। है ना आसान? यानी कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का जो दूसरा तरीका है वो पहले वाले से ज्यादा आसान है। डियर स्टूडेंट, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का यह तरीका आपके बुक में तो नहीं मेंशन है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपकी समझ को आसान बनाने के लिए आपको इस तरीके के बारे में भी बता दिया। आई होप कि आपको यह तरीका भी समझ में आया होगा। अब बारी आती है रन टाइम इनिशियलाइजेशन की। जैसा कि मैंने आपको सिंगल डायमेंशनल एरे में ही बताया था कि रन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी एरे की वैल्यू हम एग्जीक्यूशन टाइम या प्रोग्राम के रन होने के टाइम पर देते हैं तो उसे हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। 2 डायमेंशनल एरे का रन टाइम इनिशियलाइजेशन भी सेम टू सेम सिंगल डायमेंशनल एरे के रन टाइम इनिशियलाइजेशन की ही तरह होता है। फर्क बस इतना है कि सिंगल डायमेंशनल एरे में आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वैल्यू देनी होती थी, इसलिए आप एक लूप चलाते थे। यहाँ पर आपको इधर तो वैल्यू देनी ही होगी, साथ ही साथ आप ऐसे करते करते नीचे की तरफ ही आएंगे, यानी 2 डायरेक्शन में वैल्यू देंगे तो आपको 2 बार लूप चलाना होगा। इस बात को समझने के लिए इस लूप के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जब रन टाइम इनिशियलाइजेशन में आप लूप चलाएंगे तो लूप का इनिशियलाइजेशन आपको 0 से करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एरे का जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है या पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है, यानी जो आपकी पहली वैल्यू जाएगी वो 0 वाले एड्रेस पे जाएगी। इसके बाद आपको कंडीशन देनी होगी रो की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 डायमेंशनल एरे में पहले हम रो को फिल करते हैं फिर कॉलम को, इसलिए पहला जो लूप चलेगा उसके इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन जो दी जाएगी वो रो की साइज की दी जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट। इसके बाद वापस से आपको इस लूप के अंदर एक लूप और चलाना पड़ेगा जो कि इस कॉलम के अकॉर्डिंग वैल्यू को फिल करेगा और यह लूप 0 से स्टार्ट होकर कॉलम के नंबर तक जाएगा। एक चीज मैं और बता दूं, जब भी कभी हम लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को यूज करते हैं तो उसे हम नेस्टेड लूप करते हैं, यानी लूप इन द लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। तो यहाँ पर हमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना होगा। पहला लूप रो के साइज के अकॉर्डिंग चलेगा और दूसरा लूप कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर यह सिंटैक्स था। और साथ ही साथ जब आप फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ पर एरे के नाम के साथ आपको 2 इंडेक्स लिखने पड़ेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम। ऐसा क्यों लिखते हैं इस चीज को मैं आपको इस एरे में समझाती हूँ। सपोज दैट रन टाइम इनिशियलाइजेशन में जो पहली वैल्यू आएगी वह इस वाले ब्लॉक में आएगी, तो इस वाले ब्लॉक का रो नंबर क्या है? फर्स्ट, यानी इसका इंडेक्स कितना होगा? रो की तरफ से 0, लेकिन यह कॉलम का भी तो हिस्सा है, इसलिए रो के साथ साथ आपको कॉलम भी लिखना पड़ता है, यानी यह पहला एलिमेंट 0 रो और 0 कॉलम पर सिचुएटेड है, यानी इसका इंडेक्स कुछ इस तरह से बनेगा 0 और 0। तो अब आपको यहाँ पर यह बात समझ में आ गई होगी कि इस एरे के साथ रो और कॉलम दोनों चीजें क्यों दी गई हैं। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट जाएगा वह रो के साथ साथ कॉलम को भी कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको रन टाइम इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही गया होगा। अब मैं इसके एग्जांपल से आपको एक एरे बनाकर उसके एलिमेंट की वैल्यू को फिल करूंगी
तब यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इस एरे में लूप के अकॉर्डिंग वैल्यू को फिल करेंगे। सबसे पहली बात, लूप हमारा इनिशियलाइज कहाँ से होगा? 0 से। क्यों? क्योंकि एरे का जो पहला इंडेक्स होता है वह 0 होता है। और अब हमारे लूप की कंडीशन कितने तक होगी? रो साइज तक, यानी 2 तक। क्यों? क्योंकि पहले हमारी ये रो भरी जाएगी और उसके बाद ये रो फिल होगी। वो कैसे, आइए देखते हैं। आई की वैल्यू 0, यानी कि यह कंडीशन अभी ट्रू है और हम दूसरे लूप पर आ जाएंगे। दूसरा लूप जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0। और जो यह इनर लूप है ये कितनी बार चलेगा? जब तक कि इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। यानी आई के लिए 0 वैल्यू पर जे की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक चलेगी। इस बात को आप यहाँ पर समझें। तो इस तरह से दूसरे वाला लूप 0, 1 और 2 ये किसको इंडिकेट करेगा? कॉलम को। अब आप इस बात को समझें, इस लूप में आई की वैल्यू तो 0 होगी, जे की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। यानी अब एलिमेंट आपके पहले आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 0 इसमें आएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 7। फिर इसके बाद आई की वैल्यू 0 तब तक रहेगी जब तक कि यह लूप 3 बार ना चल जाए। तो इस तरह से आई की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, लेकिन जे की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर सपोज दैट मैंने एक वैल्यू दी 5। इसके बाद आई की वैल्यू अभी भी कितनी है? 0, पर जे की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2। और जो हमारा अगला एलिमेंट है वह इस ब्लॉक में इनपुट हो जाएगा। सपोज दैट मैंने 8 इनपुट कर दिया। अब जैसा कि जे की कंडीशन थी कि जे का लूप 0 से चला और 2 तक चला, इसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट होने के बाद जे का लूप एक बार और चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यह लूप आगे नहीं बढ़ेगा और वापस से काउंटर वेरिएबल आउटर लूप पर चला जाएगा। अब आउटर लूप की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 1। यानी हम इस रो में आ गए। जब आउटर लूप के काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 1। तो ये वापस से इस इनर लूप में जाएगा। अब फिर से वही बात होगी कि यह लूप फिर से 0 से लेकर 2 तक चलेगा, यानी लेस देन 3। तो पहली वैल्यू कहां पर आएगी? जहां पर आई की वैल्यू तो 1 है, लेकिन जे की वैल्यू 0। सपोज दैट मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली 9। इसके बाद अगली वैल्यू कहां पर आएगी? जहां पर आई की वैल्यू अभी भी 1 ही है। क्यों? क्योंकि यह अभी कंडीशन ट्रू है, इसलिए यह लूप जो है 3 बार चलता रहेगा। पर जे की वैल्यू 1 बढ़कर 1 हो गई, यानी अगला एलिमेंट हमारा इस ब्लॉक में आएगा। सपोज दैट मैंने 2 ले लिया। इसके बाद लास्ट में आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, पर जे की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2। यानी जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वह इस ब्लॉक में आएगा। सपोज दैट मैंने ले लिया 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इस चीज को समझे कि पी के साथ मैंने आई और जे क्यों लिखा है। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट यहाँ पर जा रहा है उसके साथ 2 बातें कंसीडर हो रही हैं कि वह किस रो में जा रहा है और किस कॉलम में जा रहा है। इन दोनों के इंडेक्स को आपको एरे के साथ ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक वैल्यू जो इनपुट हो रही है वो रो के साथ साथ कॉलम को भी कंसीडर करेगी। आई होप आपको रन टाइम इनिशियलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह बात पूरी तरह से नहीं समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लें। आपके 2 डायमेंशनल एरे में रन टाइम इनिशियलाइजेशन की समझ और भी बेहतर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन के बाद बारी आती है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एन एरे। इस टॉपिक में आपको 5 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। पहला है ट्रांसफर्सिंग, दूसरा है इंसर्शन, डिलीशन, सर्च एंड अपडेट। डेटा स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मैंने आपको ये 5 ऑपरेशंस के बारे में बताए थे। एरे के रेफरेंस में एक बार फिर से मैं ये 5 पॉइंट्स को रिपीट करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिक ऑपरेशन में सबसे पहला नंबर आता है ट्रांसफर्सिंग का। ट्रांसफर्सिंग का मतलब होता है एग्जीक्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट इन एन एरे, यानी किसी एक लीनियर एरे में हर एक एलिमेंट को चेक करना कि वह अपने इंडेक्स पे है या नहीं, यही चीज कहलाती है ट्रांसफर्सिंग। सपोज दैट आप एक ऐसी लाइन में बैठे हुए हैं जहां पे 13 मेंबर हैं और 1 बाय 1 सबकी अटेंडेंस हो रही है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और इस तरह से 13 तक। यानी लीनियर एरे के हर एक एलिमेंट को एग्जीक्यूट करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफर्स। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट ऑपरेशन की, जो कि है इंसर्शन। सपोज दैट ये आपका एक एरे है और इस एरे पर ही मैं बाकी ये चारों ऑपरेशन आपको समझा देती हूँ। जैसे यह एरे है और इसकी साइज 7 है, तो इंसर्शन का मतलब हुआ एडिंग न्यू एलिमेंट इन एन एरे।
जाहिर सी बात है ये 7 साइज के एरे में अगर हम एक एलिमेंट को ऐड करेंगे तो इसकी साइज बढ़कर कितनी हो जाएगी, 8। यही चीज कहलाती है इंसर्शन, यानी किसी लीनियर एरे में किसी एक एलिमेंट को ऐड करना ही इंसर्शन कहलाता है। और एक बात, इंसर्शन आप किसी भी एंड पर कर सकते हैं, चाहे वह स्टार्टिंग एंड हो, चाहे वह लास्ट एंड हो, या इस एरे के किसी भी मिडिल इंडेक्स पर। इसके बाद बारी आती है डिलीशन। जैसे आपने देखा इंसर्शन में एक एलिमेंट को ऐड करने पर एरे की साइज बढ़ जाती थी, वैसे ही डिलीशन में इस एरे में प्रेजेंट कोई भी एक एलिमेंट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे डिलीशन कहते हैं। और इंसर्शन की ही तरह डिलीशन को भी आप किसी भी इंड पर कर सकते हैं, यानी स्टार्टिंग, एंडिंग या मिडिल इंडेक्स। और जाहिर सी बात है किसी लीनियर एरे से किसी भी डेटा एलिमेंट को अगर रिमूव करेंगे तो उसकी साइज रिड्यूस होकर 1 कम हो जाएगी, यानी पहले इस एरे की साइज 8 थी और डिलीशन के बाद 7 हो गई। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है सर्च। सर्च का मतलब आपको पता ही है कि किसी भी डेटा एलिमेंट को इस लीनियर एरे में फाइंड करना, ये सर्च कहलाता है। जैसे इस एरे में ये 7 एलिमेंट्स है। अब मैं आपको ये टास्क देती हूँ, आपको इस एरे में सर्च करना है कि 7 किस पोजीशन पर है। तो आप इस लीनियर एरे में 7 को सर्च करेंगे और यह जिस भी इंडेक्स एड्रेस पे होगा उसको फाइंड करेंगे। इसके बाद बारी आती है अपडेट की। अपडेट का मतलब चेंज करना, यानी पुराने एलिमेंट को हटाकर नए एलिमेंट को इंसर्ट करना ही क्या कहलाता है, अपडेट। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अपडेट में 2 प्रोसेस हो रही है, पहले डिलीशन और फिर इंसर्शन। कैसे, इस बात को यहाँ पर समझते हैं। सपोज दैट मुझे 12 वाले एलिमेंट को अपडेट करना है। सबसे पहले तो मुझे इस एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा और इसके बाद जो भी मुझे नया एलिमेंट चाहिए, सपोज दैट 21, उसको यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से अपडेट 2 ऑपरेशन का कंबाइंड फॉर्म है, डिलीशन और इंसर्शन। तो इस तरह से आपने लीनियर एरे के 5 ऑपरेशन देखे। सबसे पहला ट्रांसवर्सिंग, फिर इंसर्शन, फिर डिलीशन, फिर सर्चिंग और लास्ट में अपडेट। वैसे तो आपकी बुक में इन सारे ऑपरेशन के एल्गोरिदम दिए हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ 2 ऑपरेशन के एल्गोरिदम यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। पहला है इंसर्शन और दूसरा है डिलीशन। तो दोस्तों इसी के साथ इंसर्शन ऑपरेशन के एल्गोरिदम को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एल्गोरिदम क्या होता है। जब किसी प्रोसेस को करने के लिए जितने भी स्टेप को हम फॉलो करते हैं उनको एक इजी लैंग्वेज में, या आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देना ही एल्गोरिदम कहलाता है। तो चलिए एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। इस एल्गोरिदम को समझने से पहले आपको छोटी सी बात समझनी होगी कि सपोज दैट ये एक एरे है, यह इसका 0 इंडेक्स, यह इसका 1, यह इसका 2, 3, 4 और 5। सपोज दैट मुझे 3 वाले पोजीशन पर नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ वेरिएबल की वैल्यू सपोज करनी होगी। जैसे इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 6। यानी हम कोई एक ऐसा वेरिएबल ले जो यह बताए कि इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट है, 6। तो मैंने एक m नाम का वेरिएबल लिया जो कि यह बता रहा है कि इस एरे की साइज कितनी है या फिर इस एरे में कितने एलिमेंट है। अब इसके बाद मैंने एक दूसरा वेरिएबल भी लिया जिसकी वैल्यू मैंने n के बराबर कर दी। अगर आप इस पोजीशन पर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इस एरे की साइज +1 हो जाएगी, यानी पहले इस एरे की साइज 6 थी, अब कितनी हो जाएगी, 7। इसीलिए आपका अगला स्टेप आता है कि n = n+1। यह तब होगा जब आप इसके किसी भी गिवन पोजीशन पर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। रिपीट स्टेप 5 and 6 while j is less than or equal to k। अब यहाँ पर एक नया वेरिएबल आया k। यह कौन सा वेरिएबल है, यह वो वेरिएबल है जहां पर हमें ये वैल्यू इंसर्ट करनी है। यानी अगर हम माने तो इस एरे की 4th पोजीशन जहां पर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है वह है हमारा k। यानी 5th और 6th स्टेप तब तक आपको रिपीट करने हैं जब तक कि j उस पोजीशन पर ना पहुंच जाए या उसकी वैल्यू उस पोजीशन के बराबर ना हो जाए जहां पर आपको नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। चूंकि स्टार्टिंग में ही हमने j की वैल्यू कितनी रख दी थी, इस एरे के साइज के बराबर।
while j is greater than or equal to k। j ग्रेटर देन क्यों है? क्योंकि आपको मिडिल में नए एलिमेंट की वैल्यू इंसर्ट करनी है, इसलिए j धीरे धीरे कम होता हुआ k के बराबर ना हो जाए तब तक आपको ये 5th और 6th स्टेप रिपीट करनी है। अब 5th स्टेप में क्या है ये देख लेते हैं। LA j प्लस 1 इक्वल टू जे। सपोज दैट आपने यहां से सर्च करना शुरू किया कि वह कौन सी पोजीशन है जहां पर आपको नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो यह कौन सी पोजीशन है? 6। जब ये 6 पोजीशन है, यानी अगर हम j की वैल्यू 5 मान लें, j की वैल्यू को 1 कम करके किस पे कर देंगे? 6 पोजीशन से 5th पोजीशन पर, जो कि यहाँ पर लिखा है सेट j इक्वल टू j माइनस 1। यानी इस एल्गोरिदम में आपको ये बताया गया है कि कैसे आप एरे के पिछले एलिमेंट से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और उस पोजीशन को सर्च करेंगे जहां पर आपको नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। और इस पोजीशन का इंडेक्स क्या है? k। और इस पूरे एलिमेंट की साइज कितनी थी? n, जिसको आपने j में ट्रांसफर करके और n की संख्या 1 आगे बढ़ा दी। क्यों आगे बढ़ा दी? कि जाहिर सी बात है कोई एलिमेंट जब इसके किसी इंडेक्स पर इंसर्ट होगा तो इस एरे की साइज अपने आप 1 बढ़ जाएगी, इसीलिए यहाँ पर लिखा है n इक्वल टू n प्लस 1। और इसके बाद सेट LA मीन्स लीनियर एरे, LA k और आइटम, और जैसे ही आपको ये k वाली पोजीशन मिल जाएगी वैसे ही आप k वाली पोजीशन पर नए आइटम को इंसर्ट कर देंगे और इस तरह से आपका एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से यह एल्गोरिदम था इंसर्शन का। इसी के साथ हम अगला एल्गोरिदम डिलीशन का देख लेते हैं। तो डिलीशन के एल्गोरिदम को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक एरे का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट इस एरे में 5 एलिमेंट हैं और यहाँ पर आपको एक वेरिएबल लेना है जो कि n है, और n किस चीज को इंडिकेट करता है कि इस एरे में कितने एलिमेंट आ सकते हैं। तो एल्गोरिदम के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें वो वेरिएबल लेना है जो यह बताएगा कि इस एरे में कितने एलिमेंट है, और इस एल्गोरिदम में उस वेरिएबल को n के फॉर्म में लिया गया है। अब चलिए एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले j इक्वल टू k। सपोज दैट k वह पोजीशन है जहां से आपको एलिमेंट को क्या करना है? डिलीट करना है। यानी आपको दो वेरिएबल पता चल गए, पहला n जो कि इस एरे की साइज को बताएगा, दूसरा k जो कि यह बताएगा कि इस एरे की कौन सी पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करना है। इसके बाद बारी आती है j की। j क्या है? j एक काउंटर वेरिएबल है जो कि यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ता जाएगा? k की तरफ। और जहां पर j की वैल्यू k के बराबर हो जाएगी वहां पर उस एलिमेंट को वो डिलीट कर देगा और एरे की साइज ऑब्वियस सी बात है एक छोटी हो जाएगी। जैसे j इक्वल टू k। यह कब होगा? रिपीट स्टेप 4th एंड 5th while j इज लेस देन n। यानी आपको 4 और 5th स्टेप तक रिपीट करना है जब तक j लेस देन हो n, यानी j यहां से स्टार्ट होता हुआ n के बराबर तक पहुंचे, और j इक्वल टू j प्लस 1। यानी j यहां से स्टार्ट होता हुआ एक एक नंबर करके n से 1 कम हो, यानी 0 से स्टार्ट होके साइज से 1 कम तक। फिर j इक्वल टू j प्लस 1, यानी पहली बार अगर j 0 पोजीशन पे था तो दूसरी बार किस पोजीशन पे हो जाएगा? 1 पे। तो इस तरह से आपने j की पोजीशन बढ़ाते हुए पहले j 0 पे था, फिर 1 पे हुआ, फिर 3 पे हुआ, यानी j को वह पोजीशन मिल गई जहां से डेटा एलिमेंट को रिमूव करना है। जब यह पोजीशन मिल गई तो सेट n इक्वल टू n माइनस 1। यानी अगर मैं इस एरे से इस पोजीशन को रिमूव कर दूं तो अब इस एरे की साइज कितनी रह गई? 4। यानी जो एरे की साइज पहले 5 थी वो 1 कम होकर कितनी हो गई? 4। और लास्ट में आप एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे। इस तरह से आपने इस एल्गोरिदम में समझा कि एक वेरिएबल आप ऐसा लेंगे जो एरे की साइज को बताएगा, दूसरा वेरिएबल आप ऐसा लेंगे जो यह बताएगा कि इस एरे के किस पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करना है, और तीसरा एलिमेंट जो कि स्टार्टिंग से लेके एक एक आगे बढ़ते हुए उस एलिमेंट तक पहुंचेगा जहां से वैल्यू को रिमूव करना है। यही बात आपने इस एल्गोरिदम में सीखा। और अब बारी आती है आज के सेशन के लास्ट टॉपिक की, यानी सर्च। सर्च का मतलब यह होता है कि किसी लीनियर एरे में कोई दिया गया एलिमेंट को ढूंढना ही सर्च कहलाता है। आपके इस चैप्टर में सर्चिंग दो तरह की दी गई है, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च।
लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में फर्क क्या है इसको मैं यहाँ पर समझाती हूँ। इन दोनों सर्च को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लीनियर एरे के दो टाइप्स होते हैं, पहला सॉर्टेड और दूसरा अनसॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब होता है जब किसी लीनियर एरे के सारे एलिमेंट एक डेफिनिट ऑर्डर में हो, चाहे वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो उसे हम सॉर्टेड एरे कहते हैं। यहाँ पर मैं इन दोनों सर्च को आपको समझाती हूँ। सपोज दैट ये हमारे पास एक एरे है और इसमें डेटा एलिमेंट की वैल्यू मैं फिक्स करती हूँ। सपोज दैट 15, 7, 9, 2, 0, 11, 4 और 16। तो इस तरह से हमने एक एरे लिया जिसमें टोटल 8 एलिमेंट है। अब आप इसको देखकर बता सकते हैं कि यह सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड। जाहिर सी बात है यह अनसॉर्टेड एरे है, यानी इस एरे के एलिमेंट किसी डेफिनिट ऑर्डर में नहीं है। तो अगर आपके पास इस तरह का एरे हो तो उसमें किसी भी डेटा एलिमेंट को सर्च करने के लिए आपको लीनियर सर्च की जरूरत पड़ती है। यानी यहाँ पर इस बात को आप क्लियरली समझ लें कि लीनियर सर्च हमेशा अनसॉर्टेड एरे में किया जाता है। इन लीनियर सर्च डेटा एलिमेंट आर सर्च टिल इट इज नॉट फाउंड अप टू लास्ट एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यानी लीनियर सर्च में आपको एलिमेंट तब तक सर्च करना होता है जब तक आपको वह एलिमेंट मिल ना जाए, और यह सर्चिंग आप स्टार्टिंग से लेकर लिखा है अप टू लास्ट एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यानी अगर आपसे कहा जाए कि इस एरे में आपको 10 सर्च करना है तो आप इसके फर्स्ट इंडेक्स से लेके इसके लास्ट इंडेक्स तक सर्च करेंगे जब तक कि आपको वह डेटा एलिमेंट मिल नहीं जाता। यह है लीनियर एरे। लीनियर एरे में डेटा एलिमेंट आपको तब तक सर्च करना पड़ता है जब तक कि वह मिल ना जाए, और सर्च करने का तरीका एरे के फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक होता है। साथ ही साथ लीनियर सर्च के बारे में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि लीनियर सर्च हमेशा और हमेशा अनसॉर्टेड एरे में किया जाता है। अब बारी आती है बाइनरी सर्च के। बाई मतलब दो, यानी सबसे पहले इस सर्च में एरे को दो भागों में बांट लेते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इस सर्च में सबसे पहले एरे को दो भागों में बांट लेते हैं, वो कैसे यहाँ पर देखते हैं। सपोज दैट इस एरे की साइज कितनी है, 7, तो इसका मिडिल एलिमेंट क्या है, 19, यानी 3 एलिमेंट इधर है और 3 एलिमेंट इधर है। और यहाँ पर इस लीनियर एरे को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि यह किस तरह का एरे है, सॉर्टेड, यानी इसमें जो भी डेटा एलिमेंट है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बाइनरी सर्च में करते क्या है, इन दिस सर्च फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर गिवन वैल्यू विथ मिडल एलिमेंट ऑफ एरे एंड देन, यानी सपोज दैट इस एरे में आपको 32 को सर्च करना है, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा कि 32 को आप इस एरे के मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो जब आप गिवन एलिमेंट यानी 32 को मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो उसके साथ 3 बातें हो सकती हैं। पहला कि वह एलिमेंट मिडिल एलिमेंट के बराबर हो, दूसरा वह एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से छोटा हो, या फिर वह एलिमेंट मिडिल एलिमेंट के से बड़ा हो। तो इस तरह से हम 32 को इस एरे के मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अब तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग 32 19 के बराबर नहीं है, 19 से छोटा भी नहीं है, यानी कि 19 से बड़ा है। तो इस 3 कंडीशन के साथ आपको 3 काम करने पड़ेंगे। अगर जो एलिमेंट आपको सर्च करना है वह मिडिल एलिमेंट के बराबर हो जाता है, रिटर्न इंडेक्स वैल्यू ऑफ एलिमेंट, तो वही आपका एड्रेस होगा, यानी कि आपको वह एलिमेंट फाउंड हो गया जिसकी आपको तलाश थी, यानी जिसकी आप सर्चिंग कर रहे थे। दूसरी कंडीशन यह बनती है कि गिवन एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से छोटा हो, और जब मिडिल एलिमेंट से छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि वह इस लीनियर एरे के फर्स्ट हाफ पोर्शन में मिलेगा। और तीसरी कंडीशन आती है कि गिवन एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, तो उस एलिमेंट के मिलने की पॉसिबिलिटी लीनियर एरे के सेकेंड हाफ या अपर पार्ट में होती है। बाइनरी सर्च को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है सबसे पहले आप इस एरे के मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर वह एलिमेंट मिडिल एलिमेंट के बराबर है तो आपको वह एलिमेंट फाउंड हो गया जिसकी आपको तलाश थी, यानी जिसको आप सर्च कर रहे थे। और अगर वह एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो उसके मिलने की पॉसिबिलिटी लीनियर एरे के सेकेंड हाफ में होगी, यानी अपर पार्ट में होगी। और अगर गिवन एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से छोटा है तो उसके मिलने की पॉसिबिलिटी इस लीनियर एरे के फर्स्ट हाफ या लोअर पार्ट में होगी। इस तरह से आपने सीखा सर्च 2 तरह के होते हैं, लीनियर सर्च जो कि अनसॉर्टेड एरे में किया जाता है और बाइनरी सर्च जो कि सॉर्टेड एरे में किया जाता है।
डियर स्टूडेंट, इसी के साथ लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर आपको मेरे लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपका यह सपोर्ट ही मुझे कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करता है। तो जल्द ही मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने आऊंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।